खबर बरेली से है, जहां फतेहगंज पूर्वी में भाभी से अवैध संबंधों के चलते युवक ने पत्नी को बेघर कर दिया। बता दें कि पीड़िता ने थाने में जाकर पुलिस को तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई है। वही मामला ग्राम हरेला का है, जहां आरोपित युवक अपने भाई की खराब मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए ये शर्मनाक काम कर रहा है। तो आपकी शादी कहाँ हुई? शादी ग्राम हरेला। किसके साथ हुई थी? श्री रामनिवास। रामनिवास के साथ में। कब हुई थी? 7 मई सन 2020 में। तो अब बताइए, इस समय क्या समस्या आपको उत्पन्न हो रही है आपके पति से? क्योंकि वो अपनी भाभी को सब कुछ भाभी को मानते हैं और वो तरह तरह के मुझ पे ताने मारते हैं, भाभी और भैया और वो दोनों तीनों लोग। और कब हम भैया ने कब मेरे लिए एक मारा भी था एक बार। नहीं तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? इसके कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी भाभी के साथ उनका अवैध संबंध है। अवैध संबंध भाभी के साथ में? तो जिसके चलते आपको प्रताड़ित करते हैं जी। तो आपको बताने थी मायके छोड़ गए हैं, कब छोड़ गए थे वो? दीपावली पे घर पे गए थे तो ताला पड़ा हुआ था। शादी होने के बाद हम रहते रहे 2.5 साल तक वहाँ पे रहने के बाद 2-4 बार हमने कहा और हमारे मायके वालों पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं इस समय। आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोगों ने इस मामले का जो है कभी शिकायत की है थाना पुलिस वगैरह से? थाना शिकायत की है। तो उसमें अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है पुलिस द्वारा? नहीं किया गया है? बताइए। अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया है, एप्लीकेशन लगा रखा है। क्या मांग करती हैं थाना पुलिस से? कि हमारा जो भी है मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज किया जाए। युवक ने जो है अपनी भाभी के खातिर अपनी पत्नी को जो है घर से बेघर कैसे कर दिया है। बताते हैं कि 3 साल पूर्व रामनिवास ग्राम हरेला निवासी की शादी 3 साल पूर्व पिलर निवासी पूजा के साथ हुई थी, जो कि पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से ये थी जिसकी शादी हुई। और यहाँ पर जो है रामनिवास कई वर्षों से अपनी भाभी बंटी की जो है आगोश में समाया हुआ था, जिस कारण जो है उसने अपनी पत्नी पूजा को जो है वो ठोकर मार के घर से निकाल दिया। मामले की पड़ताल में थाना पुलिस जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस इस युवती को, उस पत्नी को जो है न्याय दिलाती है या नहीं दिलाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। वही खबर पटना से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। बता दें कि पीएनजी कॉलोनी के सामुदायिक भवन में मतदान कार्य किया गया। वहीं मतदान करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार प्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव हो रहा है और मैंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साथ ही बिहार की जनता भी कर रही है, जिससे जनता के प्रति नेता की जिम्मेदारी बढ़ेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं भी दी। वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है, तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है और इस निर्णय से और अधिक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। तो जो भी विजयी होंगे पटना की साफ सफाई में बढ़िया से काम करें, दिल खोलकर काम करें। पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं नितिन गडकरी से मिला था दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने मेरे आग्रह पर स्वीकार किया है कि पूरे अनीशाबाद से दीदारगंज का जहां आपका टोल टैक्स है वहां तक ऊपर से सड़क बनने को उन्होंने डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया है, ताकि बहुत जाम होता है, बाकी होता है। तो पटना में बड़े बड़े काम हों, मेट्रो लाने में मेरी कुछ भूमिका रही। ये जो पूरा अटल पथ बना है इसमें रेलवे पीयूष गोयल मंत्री थे, उनसे दबाव आग्रह करके वो ज़मीन ली गई, अच्छी सड़क बन गई है और काम करने की ज़रूरत है। हम सभी मिलकर करें और नगर निगम के जो लोग जीतें वो उत्साह के साथ काम करें, ये मेरी अपेक्षा है। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां जनसुराज पदयात्रा के 28वें दिन बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की बड़ी वजह विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों के बीच समायोजन नहीं है। जहां विद्यालय है वहां शिक्षक नहीं और जहां शिक्षक हैं वहां विद्यालय नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां शिक्षक और विद्यालय है वहां पर बच्चे नहीं हैं। उपरोक्त तीनों बिंदुओं का समायोजन न होना बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाने का एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही मौजूदा सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीन है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कारण ही यहाँ की 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार सरकार हर साल 4
40,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद राज्य के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मुहैया करा पा रही है। वहीं शिक्षा का ध्वस्त हो जाने का सीधा असर बिहार के गरीबों पर पड़ा है, क्योंकि शिक्षा अच्छी नहीं है तो इसका ये माध्यम है कि जिससे गरीब अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता और उसका रिजल्ट ये है कि मैनेजमेंट के स्तर पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षक है और बच्चों के बीच में समायोजन न होना, वो वजह है कि आप 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च करने के बावजूद भी शायद ही किसी को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं। शिक्षा को लेकर समाज में बहुत गुस्सा भी है, हर तरीके से लोग बताते भी हैं, लेकिन उसको लेकर कुछ सुधार होता कहीं दिख नहीं रहा है। बिहार का शिक्षित, पेपर पर जो शिक्षित समाज है, उसको भी कहीं रोजी रोजगार नहीं मिल सकता है, उसको मजदूरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पढ़ाई तो करी नहीं, उसने डिग्री हासिल करी है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी बात है बिहार में बेरोजगारी, मजदूरी, गरीबी का, जिस पर चर्चा कहीं नहीं होती है, मैं वो बात उठाना चाहता हूँ यहाँ आपके माध्यम से, वो है पूंजी की अनुपलब्धता। हम लोग जब चलते हैं जनरली बिहार में, आप बात कीजिएगा तो लोग ये बताएंगे कि भैया चीनी मिल बंद है, इसकी वजह से, या फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल नहीं है, चॉकलेट का फैक्ट्री नहीं है, इसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चीनी मिल सिर्फ लगाकर आप रोजगार नहीं दे सकते। वहीं खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि पुलिस ने कांटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। गौरतलब है कि हाल ही में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी केस में पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 किलो गांजा, 1 पिस्टल, 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। कुछ दिनों पूर्व काठी थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के एक व्यक्ति की गोली मार के कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या कर दी थी। इस मामले में काठी पुलिस, डीआईयू की टीम और डीएसपी वेस्ट की टीम ने लगातार मामले को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को कुछ अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि मुजफ्फरपुर में और आसपास के अन्य जिलों में के अन्य अपराधियों से जुड़े हुए थे और एक बड़े गैंग के साथ में कई जगह मुजफ्फरपुर में और आसपास के जिलों में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इस मामले में पुलिस की टीम ने लगातार काम करते हुए बीती रात 5 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 3 किलो गांजा और इसके अलावा 1 पिस्टल बरामद किया। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने कई अन्य अपराधों में, लगभग आधा दर्जन अपराधों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को अपराध के रोकथाम में एक अहम सफलता मिली है। थैंक यू। करके हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद में 2 व्यक्तियों को उसी वक्त में, घटना के कुछ देर बाद में अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि बाकी जो गैंग के सदस्य थे वो मुजफ्फरपुर से छोड़ करके देश के अन्य भागों में चले गए थे। बाद में जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और पुलिस की टीमों ने रेड की, तो रेड के दौरान इन 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से 1 देसी पिस्टल, 5 मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू खानपुर में जिम पार्क का उद्घाटन किया गया। बताते चले कि पार्क का उद्घाटन माननीय कटरा प्रमुख नूर आलम खान ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था से बच्चों में सर्वांगीण विकास होगा, जिसको लेकर बिहार सरकार की बड़ी पहल जिम पार्क काफी सराहनीय कार्य है। वहीं इस अवसर पर पंचायती राज विभाग की टीम के साथ ही प्रधानाध्यापिका सहित सभी शिक्षक, शिक्षिका और काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आप देखना शुरू कर दिए खबर की दुनिया मुजफ्फरपुर। खबर की दुनिया मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू खानपुर मिडिल स्कूल में। यहाँ से देख सकते हैं इस वक्त काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पे कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर माननीय प्रमुख कटरा नूर आलम खान की अध्यक्षता में यहाँ पर फीता काट करके इसकी जो है जिम पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर काफी लोगों में खुशी का माहौल है। और देख सकते हैं ऐसे व्यवस्था में जो है बिहार सरकार जो है काफी ठोस कदम उठा रही है ताकि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चों में सेहत और तंदुरुस्ती बन सके। इसको लेकर के बिहार सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय खानपुर में मौजूद है और यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं बात करें तो जिम पार्क लगने से
कितने बच्चे लोग में खुशी होगी, क्या कुछ बच्चों में खुशी का माहौल है, किस तरह का विकास होगा, बच्चों के पठन के साथ साथ क्या शिक्षा व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस तरह की व्यवस्था को लेकर के हम मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय में आइए कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत मुबारक सर। तेरा बाप अब यहाँ पर किताबुद्दीन बाबू चुम्मा का देख रखे ये बहुत ही अच्छी योजना है। बच्चों को जो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको मानसिक गुणवत्ता चाहिए। जी, गुणवत्ता भी मिलेगी और उनके खेल का ये बहुत ही अच्छा सरल तरीका है। और उनके साथ कबड्डी है, मैच वगैरह जो होते हैं वो बच्चे हर शनिवार के दिन खिलाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम जाने की है, तो वहीं स्थानीय प्रतिनिधि से। जी भैया, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों में खुशी है, गार्जियन लोग इससे खुश है या नाराज है? खुश है सर, खुश है। बच्चों को कुछ लोगों का कहना है जो ये खेल कूद में बच्चे लग जाएंगे तो उनका पढ़ाई में डिस्टर्ब होगी, इसमें क्या? सर मास्टर जब पाबंदी करेंगे तो बच्चे टाइम पर कराएगा तो सबसे काम होगा उसका। इसके लिए अलग से एक क्लास की व्यवस्था की गई है, इसके लिए अलग से शिक्षक की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं घंटी के लिए लगाई गई ना कि इसका पूरे दिन की व्यवस्था की गई। तो देख सकते हैं लोगों में भी कहीं ना कहीं खुशी है। और भी भैया क्या कुछ कहिएगा? मुझे लगा इससे स्कूल की खूबसूरती भी बढ़ गई है, आबाद का खेल कूद का, तो इसकी लिए टीचर की व्यवस्था की है खिलाने के लिए। और बिहार सरकार ने मतलब सप्ताह के अंदर एक शनिवार दिन उसमें खेल कूद का व्यवस्था पूरा दिन दिया गया। इसमें बच्चे को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, खिलाया भी जाएगा, दौड़ का भी किया जाता है। और भी मैं अपने नूर आलम परवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सोचा जो एक सबका सोच था कि हमारे स्कूल में भी ऐसी रौनक आए और हमारे स्कूल में भी ऐसा रहे कि हम लोग को भी इसके मोहल्ले भी प्रभाव पड़ा, दिखा के बच्चे लोग कितना खूबसूरत लग रहा है, रौनक है। और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद किताबुद्दीन बात करता हूँ। देख सकते हैं काफी महिलाओं से ही पुरुष में भी काफी जो है उनके बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास की व्यवस्था जो बिहार सरकार की इसको लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। और बच्चों के साथ साथ ही जो अभिभावकों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक मैं राष्ट्रीय खबर की दुनिया के साथ बने रहे। खबर बिहार के वैशाली से है, जहां पातेपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान सर्द मौसम के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखा गया। बता दें कि बुधवार को मतदान के लिए कई बूथों पर सुबह से ही लोग लाइन में खड़े दिखे। वहीं मतदान को लेकर महिलाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पातेपुर थाने की पुलिस के साथ चुनाव कार्य में लगे उड़नदस्ता टीम भी लगातार गश्त लगाती रही। वहीं कई जगहों पर पुलिस को मतदान केंद्र के पास जुड़ी भीड़ पर लाठियां भी चटकानी पड़ी, तो कई बूथों पर पुलिस को भीड़ हटाने के लिए लोगों को खदेड़ते भी देखा गया। खबर वैशाली से है, जहां इमादपुर गांव में स्थानीय लोगों ने अपने दान को ट्रैक्टर पर लोड कर उसे सजाकर गांव में घुमाया और उसे पैक्स में बेच दिया। वहीं सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उपस्थित रहे। अच्छा होने का कर्म में लोग घुमाया है कि हर किसान इसका समझे और बूझे और यह धान का खेती करे। तो आपने भी किया था? जी हाँ। कैसा पैदावार रहा? खूब बढ़िया। जैसे 27P37 की जो है और धानों से बढ़िया हुआ। क्या खासियत है इसका? इसका खासियत है जो कम पानी में होता है और ज़्यादा पानी में भी होता है। और धान का जैसे कि ये उपजा सबसे टॉप होता है, पतला भी होता है, इसका चावल भी बनता है बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? दाना दानेदार जैसे सफ़ेद होता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राम पुकार है। जैसे पायनियर का जितना भी आता है बीज, और जैसे मक्का का हो गया, तोरी का हो गया और धान का हो गया, ये सब बहुत ही अच्छा आता है। इसका बीज जो होता है किसान लगाते हैं तो संतुष्ट होते हैं। मेरे कहने से नहीं, वो किसान भी बोलते हैं जो हमने आपका बीज लगाए। जैसे 27P37 धान का हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम रखे गए थे,
जो किसान के दरवाज़ा से गांव होते हुए पैक्स तक लाए हम लोग, और हर एक किसान को बताए जो आप लोग 27P37 धान लगाए हैं और ज़्यादा पैदावार मिला है, और अन्य कंपनी का जो भी धान है उससे इसका दाना चमक, पैदावार ज़्यादा, और किसान के हित में मतलब हम लोग एक जागरूक किए हैं किसान को, जो इससे लगाने से आपको हर चीज़ में आपको ज़्यादा पैदावार मिलेगा और ज़्यादा उपज मिलेगा। वही खबर मैनपुरी से है, जहां खेत में आलू खोदते वक्त किसान को एक युवक ने शराब के नशे में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खेत साहब मेरा है। आपका खेत है? मेरे 7 लोग खोद रहे थे जी, और 7 लोग खोद रहे थे। उन लोगों ने जगह तो अब बोरा सिला आलू रही थोड़ी जी, तो मैं बोरा सिलने चले गई और मैं बोरा सिल रहा था और तब तक एकदम आवाज़ आई और मैं एकदम बच गई आई, तब एकदम गिर गई और वो लड़का जो था वो एकदम बच गया। किसने मारी थी गोली? क्या गोली मारी? एक गोली मारी। कहाँ पे गोली लगी मृतक के? जी यहाँ। अच्छा, मतलब कोई यहाँ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश थी उसकी? अब जाता भाई आज मन नगला रहते हैं और बेनगला काट रहते हैं। दीपक आज हरिराम के खेत से आलू निकाल रहा था, इतने में बगल के गांव का शास्त्री उर्फ राधेश्याम यादव आया, जो दारू पिए हुए था और किसी बात पे नाराज़ होकर के दीपक के ऊपर फायर किया, जिससे मौके पे उसकी डेथ हो गई। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। 3 टीमें गठित की गई हैं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। खबर मैनपुरी से है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि इस इनामी बदमाश ने मैनपुरी में वर्ष 2020 में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में भी फरार चल रहा था। बताते चले कि विभिन्न जनपदों में तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका है। वहीं पुलिस पकड़े गए बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। 50,000 का इनामी दुर्दांत अपराधी निजाम उर्फ टुइया, जो एटा जनपद का रहने वाला है, ये 2020 से डकैती के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। इसके ऊपर गैंगस्टर में भी वांछित था। अनेकों मुकदमे हैं, विभिन्न जनपदों में इसके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं। काफ़ी दिनों से इसकी पुलिस तलाश थी। आज बिछवा पुलिस, कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके अन्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है और अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। सर, कुल क्या इसका इतिहास रहा है, क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में कुछ? अभी इसके लगभग डकैती और गैंगस्टर सहित विभिन्न अनेकों इसके ऊपर अपराध हैं। इसके संपूर्ण आपराधिक कृत्यों की छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और विभिन्न जनपदों में भी इसके द्वारा जो घटना कारित की गई है उस संबंध में अन्य जनपदों को भी सूचना दी जा रही है, जिससे कि इसके संपूर्ण कृत्यों की जानकारी हो सके और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई किया जाए। सर, इनाम के अलावा क्या और भी इनाम घोषित किया? इसके पास से एक तो हमको मोटरसाइकिल में बरामद हुआ है जी, साथ ही तमंचा मिला है और 50,000 रुपये का इनाम इस पे IG रेंज महोदय द्वारा घोषित था। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां निसरपुर ब्लॉक में आने वाले पिपलिया में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने वर्षों पुरानी सड़क का निरीक्षण किया। बता दें कि यह रोड 40 वर्षों से डामरीकरण की राह देख रही है, लेकिन अभी तक इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह ने रोड पर पैदल चलकर निरीक्षण किया है, साथ ही उसे जल्द से जल्द बनवाने की बात कही। देखिए, भाजपा की सरकार सबका साथ सबका विकास करने के लिए संकल्पित है और हम सबके विश्वास के साथ इस पूरे मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें काम कर रही है। अगर मैं आज पिपलिया आया हूं तो पिपलिया के भाइयों और बहनों की समस्याओं को सुनने के लिए ही आया हूं और सड़क को देखने के लिए आया हूं। मैं राज्यसभा का सांसद हूं। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ही मैं काम कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। पिपलिया की इस सड़क के लिए पूरा जो एस्टीमेट जिस डिपार्टमेंट में भेजना होगा वो भेजेंगे भी और भारतीय जनता पार्टी सड़क इस पर बना के देगी भी। आश्वासन नहीं, भाजपा काम करती है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश पे राज किया और कुक्षी पे कांग्रेस ने कितने साल राज किया बताइए मेरे को?
आज भी कांग्रेस का विधायक है, यहाँ से कांग्रेस की एक बड़ी नेता भी रही है। उन लोगों ने 60-70 सालों में पिपलिया के लिए क्या किया बताइए? भारतीय जनता पार्टी ने इस गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास भी दिए हैं, उज्ज्वला योजना के चूल्हे भी दिए हैं, और साथ में हमने 5-5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाकर दिया है। भाजपा ने तो हर गरीब के साथ खड़े होकर काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने झूठ बोला, और कांग्रेस ने 60 साल तक झूठ बोला पिपलिया के लोगों को। पर पिपलिया के भाइयों और बहनों की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मतदान करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का ये छोटा सा कार्यकर्ता आज उनकी समस्याओं को देखने के लिए आया है, और मैं इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। वही खबर आगरा से है, जहां 9 वर्ष के अवसर पर लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर रुख करते हुए होटल और रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं। वहीं श्री खाटू श्याम जी स्वयं सेवक परिवार द्वारा 9 वर्ष के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बताते चले कि भागवत कथा के शुभारंभ में कलश यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही उसमें 500 महिलाएं पीले वस्त्रों में कलश उठाती नजर आएंगी। वहीं 500 महिलाओं ने श्याम नाम की मेहंदी रचाई है। इस दौरान कथा स्थल पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। श्याम नाम की मेहंदी लगा के सब इतना एक्साइटेड है, सबको बहुत अच्छा लगा है। कम से कम 500 महिलाओं की मेहंदी लगी है। सभी लोगों ने खूब खुशी के संग भजन किए हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए, सबने भरपूर आनंद लिया है इसका। और आज जो है हमने भागवत का शुभारंभ हो रहा है, तो आज जो है श्याम नाम की मेहंदी लगाई जा रही है। तो आज हम सब सखियों ने श्याम नाम की मेहंदी लगाई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है। और आज इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है, ये भगवान बाबा श्याम की कृपा से आगे भी ऐसी हो। आज इस तरह से बाबा श्याम का नाम हो रहा है, उसी तरह से और दिन पे दिन आगे बढ़ता जाए। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।